हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने एचपी टैट के लिए जून 25 के लिए अपनी प्रिपरेशन क्लासेस जो स्टार्ट करी हुई है। केमिस्ट्री की हमने सिलेबस अपलोड करा आपका, देन प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी है। तीन लेक्चर आपके अपलोड हो चुके हैं, उसी के साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने साथ ही में अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हो। साथ में अब अपनी हम फिज़िक्स की जो प्रिपरेशन है वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है तो मैं फ़िज़िक्स का आपका जो वीडियो है, पहली वीडियो सीधी आपके टॉपिक के लेके आई हूँ। फ़िज़िक्स की मैं आपकी सिलेबस वीडियो नहीं लेके आई हूँ। ठीक है, तो जो रीसेंट अभी आपका टैट हुआ था नवंबर 24 का, उसमें मैंने सिलेबस वीडियो अपलोड करी थी, तो सिलेबस आपका वही है, सेम ही। तो सिलेबस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अगर आपको सिलेबस चाहिए, खुद से आप तैयारी करना चाहते हो, एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो कुछ, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक आते हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैंने मतलब जो जून का पेपर और लास्ट 23 में दोनों पेपर हुए हैं, उससे उसमें भी सिलेबस कंप्लीट करवाया हुआ था। अगर अभी आपके पास टाइम है तो मैं आपको प्लेलिस्ट में उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। बट अभी अभी जो हम जैसे तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें क्या है, वो पुरानी चीज़ें तो होंगी ही होंगी साथ में। पर जैसे अभी के जो दो पेपर हुए हैं ना, वहाँ पे जो आपका लेवल है ना, थोड़ा सा अप गया है। थोड़े क्वेश्चन जो हैं वो 11th 12th के ज़्यादा आए हैं। तो वो क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, किस टॉपिक से आए हैं, किस टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ना है, तो वो चीज़ें मैं साथ में इंक्लूड करूँगी यहाँ पे। ठीक है, बाकी अगर आपको है कि बिकॉज़ अभी थोड़ा-सा मेरे पास टाइम इश्यू है, तो मैं पर डे में एक ही वीडियो डाल रही हूँ, तो उतना स्मूथली सिलेबस नहीं चल रहा है आपका। तो आपको मैं वो वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देखना। बस थोड़े टाइम में मैं कर दूँगी कि एक दिन में 2 या 3, 2 तो एटलीस्ट वीडियोज़ अपलोड कर करूँ आपको, ताकि सिलेबस जो है पेपर से पहले 1 मंथ पहले या फिर 15 दिन या 20 दिन पहले ख़त्म हो, हम आराम से फिर रिविज़न कर सकें। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है आपका, ये जो चैप्टर है आपको 10th में भी है और आपको 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से है। ठीक है, तो अगर हम देखें ना दोनों चैप्टर्स में, मतलब कि प्रोबेबिलिटी देखें कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं वो 10th वाले में से है। आप मतलब पहले के जो पेपर थे 24 से पहले, आप प्रोबेबिलिटी लगा के चलो 95% आपका 10th का था। 5% बहुत रेयर चांस था एक क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज आता ही नहीं था। सारे क्वेश्चन 10th लेवल तक के होते थे। बट अभी जो रीसेंट एग्जाम हुए हैं वहाँ पे एक एक दो दो क्वेश्चन भी इवन करंट इलेक्ट्रिसिटी में से आया हुआ है। तो आप एक तरह से मान के चलो 60-40 अब जो है परसेंटेज पहुँच चुकी है। तो हमें उन चैप्टर्स को भी साथ में ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन चैप्टर्स में से हम सारे टॉपिक नहीं करेंगे जहाँ से आपको क्वेश्चंस आए हैं या इनकेस फ्यूचर में आ सकते हैं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी यहाँ पे। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हो कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर देखना है, वो भी मैंने चैनल पे अपलोड करा हुआ है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास का जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से आप देख सकते हो। पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे वैसे करते जाइएगा। आपको हर क्वेश्चन पेपर में वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो हम कर रहे हैं। बट एक बात ज़रूर है कि आपको रिविज़न भी करनी है, तभी होता है वो। एक बार आपने पढ़ लिया ना, आज तो लगता है ऐसा कि हाँ मेरे को समझ में आ जाएगा, हो जाएगा। बट अगर आपने रिविज़न नहीं करी होंगी, पेपर में जाके चीज़ें कोलैप्स करती है और भूल जाती है। तो रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फ़िलहाल सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करो, उसके बाद फिर हम रिवीजन पे भी साथ ही साथ फोकस करेंगे। ठीक है, रिवीजन आप साथ ही साथ कैसे कर सकते हो कि मैंने बोला था आपको, जैसे ही मैं क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है वो लेके आती हूँ, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ, तो वहाँ से आप खुद कीजिए उनको। ठीक है, तो वो बेस्ट मेथड रहता है आपका। आपको पता चल जाएगा कितना टॉपिक आपको समझ में आया। फिर मेरी जो वीडियो आती है सॉल्यूशन वीडियो, उसके साथ उसको मैच करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना आपने समझा है टॉपिक को और कितनी और ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। तो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, तो वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी हम जहाँ से आपको टॉपिक आते हैं, हम डायरेक्ट उस टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो आपका जो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है करंट। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारे पास किसकी, करंट की वजह से, अगर करंट नहीं है तो नो इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो हम करंट को ही पढ़ेंगे कि व्हाट इज करंट। ठीक है, तो करंट क्या होता है, अगर इन जनरल टर्म हमें करंट की डेफिनेशन देनी हो, तो करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, करंट क्या है हमारे पास, फ्लो ऑफ चार्ज। कि कोई एक पर्टिकुलर वायर है, जैसे वायर के थ्रू करंट जो है वो फ्लो करता है, तो एक वायर में से
कितना जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है, वही हमारे पास क्या है, करंट होता है। ठीक है, तो जो ये चार्ज होता है, ये चार्ज जनरली आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जो ये चार्ज होता है ये क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी करंट है, फ्लो ऑफ चार्ज भी करंट है। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, टाइम के साथ चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है, दैट इज नोन एज अ करंट। और इसको हम आई से डोनेट करते हैं। ठीक है, किससे डोनेट करते हैं, हम आई से। आपको याद रखना है, हमने फिजिक्स स्टार्ट कर दी है, जब भी मैं रेट वर्ड यूज करूंगी, जैसे केमिस्ट्री में आइसो वर्ड है ना, आइसो मीन सेम। अब कुछ टर्म्स होती हैं कि उनको आपको लर्न कर लो, वहीं से आपके बहुत सारी डेफिनेशन या क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि जो ये रेट वर्ड है, इसका मतलब होता है हम किसी भी टर्म की विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात कर रहे हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम करंट निकाले तो करंट क्या आ गया, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब कि पर यूनिट टाइम। तो ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये बनती है हमारी मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ द करंट। ठीक है, अब मेन बात आती है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया आपको, ऐसे यूनिट की। ठीक है, करंट की ऐसे यूनिट, फिजिक्स में ऐसे यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो ऐसे यूनिट जो 11th में जैसे डायमेंशनल फॉर्मूले ऐसे यूनिट, उनकी हम अलग से वीडियोस करेंगे उनके ऊपर भी। फिलहाल के लिए जो जो हम टर्म्स करें, अभी इलेक्ट्रिसिटी में जैसे हम करंट करेंगे, पोटेंशियल करेंगे, पावर करेंगे, रेजिस्टेंस करेंगे, तो उनकी यूनिट्स को साथ ही साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, यूनिट से ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे यूनिट क्या होती है, अगर हम यहाँ से देखें ना, ये चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की होती है कूलम। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। और टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो अगर हम यहाँ से यूनिट बनाएंगे तो यूनिट बन जाएगी कूलम पर सेकंड। ठीक है, क्या यूनिट बन जाएगी, कूलम पर सेकंड। तो ये इसकी यूनिट है। बट क्योंकि जिसने इस पर स्टडी करी थी उनको एज एप्रिसिएशन ये इसकी करंट की यूनिट दी गई थी एम्पियर। तो ज़्यादातर हमें करंट एम्पियर में ही मिलेगा। आपने देखा होगा 1 एम्पियर, 4 एम्पियर, जो आपके चार्जर होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि जो चार्जर है वो कितने एम्पियर का है, 1 का, 2 का, 5 का या। ठीक है, तो ये एम्पियर जो है वो किसकी यूनिट आ गई, आपके करंट की यूनिट। और यहाँ से जो ये इसका ओवरव्यू है, यहाँ से कैसा क्वेश्चन फ्रेम होता है, डिवाइस डिवाइस का। ठीक है, तो डिवाइस क्या है कि करंट को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है, एम्पियर इसकी यूनिट है ना, तो एम्पियर यूनिट से ही मिलता है एमीटर। मीटर होगा ना, क्योंकि कोई डिवाइस है, जैसे वोल्ट मीटर, एमीटर, ये डिवाइस है एक तरह से, है ना हमारे पास। तो एमीटर, तो करंट को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है, वो है हमारे पास एमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको एमीटर का भी आया हुआ है, ऐसे यूनिट का भी आया हुआ है, इसके फॉर्मूले का भी आया हुआ है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन होगा फॉर्मूले में, बट ये फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा कहीं पे। ठीक है, तो फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, यूनिट को भी ध्यान में रखना है, और किस डिवाइस से इसको हम मेजर करते हैं उसको भी ध्यान में रखना है। तो वो है हमारे पास एमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट का ओवरव्यू था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो करंट पे हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा हमने, चार्ज के बारे में। थोड़ा सा आइडिया हम चार्ज का ले लेते हैं, क्योंकि चार्ज के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है आपका। ठीक है, तो चार्ज की अगर हम बात करें, ठीक है, चार्ज, तो चार्ज का आपको आइडिया होगा कि चार्ज जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, दो तरह के चार्ज है। सिमिलर चार्जेस होते हैं तो वो रिपेल करते हैं। ठीक है, सिमिलर अगर चार्जेस हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं, वो रिपेल करते हैं। और अगर अपोजिट है तो वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अपोजिट में क्या हो सकता है, प्लस माइनस। सिमिलर में प्लस प्लस और माइनस माइनस दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी। एक इसकी इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ अ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे ना, वहाँ पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल जो आपका चैप्टर है ना, वो भी अभी आना स्टार्ट हो गया। अब है तो 12th का है, पर वहाँ से भी क्वेश्चन, तो जब वहाँ करेंगे तो वहाँ पे भी मैं इसके बारे में बताऊँगी आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज हमारे पास ये चार्ज है ना। ठीक है, चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन। एन मतलब कि जो
किसी पे भी चार्ज है ना, वो इंटीग्रल मल्टीपल किसका होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। क्या बोला गया है कि जो चार्ज है हमेशा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, जो भी चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और एन जो है ना वो हमेशा 1 2 3 4 5 ऐसे होल नंबर होगा, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। और अगर हम बात करें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, कितना होता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हमारे पास चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पता क्या आता है, क्वेश्चन जो अभी तक फ्रेम हुआ है, जैसा क्वेश्चन अभी तक फ्रेम हुआ है वो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है कि आपके पास क्या है 1 कूलम चार्ज है, तो बताओ उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। आपके पास 1 कूलम चार्ज है, बताओ उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो देखो आपका जो यही है ये क्वेश्चन है, Q इज इक्वल टू में NE, ये आपको नीचे दिख रहा है, दिख रहा है ना, विजिबल विजिबल। तो उन्होंने हमें क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है 1 कूलम, चार्ज दे रखा है 1 कूलम। तो एन एज इट इज़ ये कितना आएगा 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। तो हमें एन निकालना है, तो अगर हमें एन निकालना है 1/1.6 इंटू में 10⁻⁻19 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस -19 को हम ऊपर ले जाते हैं, वो प्लस का 19 हो जाएगा और यहाँ बचता है 1.6। तो 1.6 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 16/10, ये वाला 10 ऊपर जाएगा, 10 यहाँ पे 19। ठीक है, ये वाला जो 10 है वो क्या चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो गया 1/16 इंटू में 10⁻20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 0 पॉइंट में। ठीक है, हमारे पास ये कितना बन जाएगा 10 बनेगा, फिर हमें 0 लेनी पड़ेगी, 100 बन जाएगा, फिर ये 6 पे जाएगा 96 बन जाएगा, फिर ये 2 पे जाएगा, देन 5 पे इंटू में 10⁻20। तो ये आपके पास बना कि आपके पास अगर 1 कूलम चार्ज है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, दिस वेरी वेरी हाई नंबर है ये 10⁻20 है, इससे मस्त आइडिया लगाना। अब ना आपको ये पेपर में देखने को मतलब ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगी, होगा तो यही 6 2 पॉइंट, पर 10 की पावर ये नहीं होगी। ठीक है, जनरली जो आंसर होता है वो 10 की पावर 18 में दे रखा हुआ है। देखो वो 10 की पावर 18 पता कैसे होगा, अगर इस पॉइंट को मैं 2 नंबर आगे शिफ्ट करना चाहूँ तो मतलब मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा ना 100 से। अगर मैं चाहती हूँ कि ये पॉइंट नहीं, अगर तो मेरे को इधर शिफ्ट करना है, देखो अगर मेरे को ये पॉइंट इधर शिफ्ट करना है तब हम डिवाइड करते हैं, मेरे को ये पॉइंट राइट साइड शिफ्ट करना है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी 100 से। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो 2 डिजिट जो पॉइंट है वो तो शिफ्ट कर गया और ये 10⁻20 एज इट इज़, नीचे कितना बचा 100। तो ये 2 0 जब ये ऊपर जाएगा माइनस का बनेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आए आपके पास एन वो कितना आ गया 6.25 इंटू में 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स आए। अब आपको ना इस बार जो 24 का पेपर हुआ है ना, हम बोल सकते हैं अभी नवंबर में, उसमें ना क्वेश्चन ऐसा ही था, यहाँ पे 18 आएगा ना क्वेश्चन ऐसा ही था पर जस्ट उसको घुमा दिया गया था। जस्ट वेट अ मिनट, मैं क्वेश्चन आपको रीड करके बताती हूँ। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। देखो आपको ऐसा क्वेश्चन आया था कि 1 एम्पियर करंट इज इक्विवेलेंट टू, देखो क्वेश्चन में ऑप्शन सारे यही दे रखे थे, आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे ये क्वेश्चन आ गया था, है तो ये सॉल्व ऐसे ही होना था, बट क्वेश्चन क्या आ गया 1 एम्पियर करंट। देखो क्वेश्चन आया हुआ था 1 एम्पियर करंट इज इक्वल टू कि 1 एम्पियर करंट किसके इक्वल होगा। तो ऑप्शंस दे रखी थी आपको, ए 6.25 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, 2.25 इंटू में 10⁻18, यूनिट सेम ही है आपकी, 6.25 10⁻20
14 यूनिट यही रहेगी। देन 2 पॉइंट में 25, 25 में 25 इंटू में 10⁻14 ये। अब उसने पूछा कि 1 एम्पियर करंट की जो हमारा करंट है, देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू में Q इंटू में T, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है करंट का फॉर्मूला। तो हमें करंट कितना दे रखा है 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर करंट हमें फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू Q इंटू में T। तो मतलब वो पर सेकेंड में होगा, हम मान लेते हैं कि टाइम हमारा पर सेकेंड, तो Q बचा, Q हमारे पास क्या होता है यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें, Q होता है हमारे पास NE, ठीक है। Q क्या होता है हमारे पास NE, क्योंकि ये हमें क्या दे रखे हैं इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, यूनिट देखो क्या दे रखी है हमें इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। देखो ये वाली यूनिट कहाँ से बन सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ये यूनिट किस कैसे अगर हमें यूनिट फॉर्म करनी हो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पे क्यू की जगह क्या दे रखा है हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तब ये यूनिट आई है। देखो 1 एम्पियर जो करंट, देखो ये क्वेश्चन ना क्या है, क्वेश्चन पेपर में ना आपको ऐसे ही बनते हैं कई क्वेश्चंस, ठीक है। क्या होता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा ना तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। कई बार तो ऐसा सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार वैसा सीधा क्वेश्चन नहीं आता है आपको, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को जनरली अगर फिजिक्स की बात करूँ ना यूनिट पे ध्यान देना, अपने यूनिट पे अगर हम ध्यान देंगे ना यूनिट से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें यूनिट दे रखी है इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लिया गया है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने अभी फाइंड करे कि यानी कि चार्ज 1 कूलम होगा, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें 1 1 है तो हम अगर हमें कुछ भी गिवन ना हो तो हम 1 1 कंसिडर करके चलते हैं यूनिट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने अभी फाइंड करे हमने 6.25 इंटू में 10⁻18, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन वही था पर उसको घुमा के बताया गया था आपको, ठीक है। तो वो हमें कैसे अप्रोच करना था वो हम यूनिट से आइडिया लगा सकते थे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसको मेंशन करके रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट घुमा के कहीं और पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कुछ और है, यूनिट से आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो वो आपको बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपके पास करंट के बारे में थोड़ा सा चार्ज का आइडिया था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब अपनी सेकेंड जो टर्म है उस पर चलते हैं जो कि है पोटेंशियल, ठीक है। तो सेकेंड टर्म कौन सी है हमारे पास पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम वी से डोनेट करते हैं, ठीक है। वी से, जैसे इसको आई से डोनेट करते हैं इसको हम वी से। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो करंट आया, करंट की वजह से ही पोटेंशियल डिफरेंस आता है। देखो इसको समझने की ट्राई करना कि लेट से ये हमारे पास कोई चार्ज है क्यू, ठीक है। तो जो एक चार्ज है ना उसका एक रीजन होता है कि जहाँ तक वो अपनी चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज, तो वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट, सिमिलर चार्ज को रिपेल करेगा और अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो वो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है ना उसमें, अट्रैक्ट या रिपल्शन की टेंडेंसी है। तो वो जो टेंडेंसी है एक पर्टिकुलर रीजन तक की टेंडेंसी है, ठीक है। मतलब कि ऐसे कि जब कोई अपोजिट या सिमिलर चार्ज इस रीजन में आ जाएगा उसको ये अकॉर्डिंग टू द चार्ज या रिपेल कर देगा या अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे हमारी मैग्नेट्स होती है ना, वो टॉय मैग्नेट्स होती है, आपने देखी होगी ब्लैक ब्लैक, ठीक है। अगर मैं उसको इतनी दूर रखूँ क्या वो अट्रैक्ट या रिपेल करेंगी? नहीं करेंगी। जब वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में आ जाती हैं, रीजन में आ जाती हैं, तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती है। तो सेम यहाँ पे चार्ज के साथ भी है, ठीक है। तो एक जो चार्ज होता है उसका इन्फ्लुएंस का एक पर्टिकुलर रीजन होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से कि क्यू नोट है यूनिट, यूनिट इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट चार्ज। मतलब ये चार्ज हम यूज़ कर रहे हैं इसका इन्फ्लुएंस चेक करने के लिए, तो ये हो गया टेस्ट चार्ज। यहाँ पे क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है कि टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा होता है। तो जो टेस्ट चार्ज है वो आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव नेचर का होता है, ठीक है। तो ये टेस्ट चार्ज है। देखो इसको मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ, अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा, बट जैसे ही मैं यहाँ पे लेके आऊँगी इसको, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या कर देगा? रिपेल। ये क्या कर देगा? इसको रिपेल कर देगा, ठीक है। सॉरी।
तो ये इसको रिपेल कर देगा। बट हम क्या चाह रहे हैं कि हम इसको इसी रीजन में रखना चाह रहे हैं कि ये जो चार्ज है वो यहीं पे रखे। तो नेचुरली जो चीज़ हो रही है वो क्या है कि रिपल्शन हो रही है हमारे पास, बट हम नेचर से अगेंस्ट जाना चाहते हैं। तो जब भी हम नेचर से अगेंस्ट चलते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, बाहर से वर्क डन करने पड़ेगा, तभी ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। तो वो जो एक्स्ट्रा वर्क डन है, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क डन टू ब्रिंग the charge in the region of प्लस क्यू चार्ज, मतलब प्लस क्यू चार्ज के रीजन में रखने के लिए जो एक्स्ट्रा वर्क डन हम करते हैं दैट इज नोन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये जस्ट समझने के लिए चीज़ कि हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हुई कि हमने वर्क डन करा किसके लिए, उस टेस्ट चार्ज को उस रीजन में लेके आने के लिए, ठीक है, उस टेस्ट चार्ज को रीजन में लेके आने के लिए जो हमने वर्क डन करा उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पोटेंशियल के 2 फॉर्मूले और हैं, बट अभी 10th तक यही फॉर्मूला यूज़ होएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको घुमा फिरा के बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो अभी मैंने यहाँ पे आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला ये पूछ लिया, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर सकते हैं हम। तो अगर वो क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे बोलोगे कि मैम ने नहीं करवाया। इट इज़ अप टू यू कि आप कैसे अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करते हो, कैसे उनको घुमा फिरा सकते हो, ठीक है। अब वो तो है नहीं फर्स्ट क्लास वाला कि जैसा एज सच आपको क्वेश्चन करवाया, मैंने बताया एज सच पेपर में वही डाल देगा। एग्जामिनर का खुद का भी दिमाग है, उसको पता है कि कैसे घुमाना फिराना है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो ऐसा तो नहीं है जो स्पून फीडिंग की तरह की जो एज सच आपको नोटबुक में लिखा है वही आपको पेपर में आएगा। वही तो वो चेक करना चाहते हैं कि कैसे आप टाइम के साथ चीज़ों को मैनेज करते हो। सीधा पका पकाया नहीं दिया जाएगा आपको, घुमा के चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है वो आपके ऊपर है। वो कब होगा, जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझोगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तब जाके ये चीज़ें आती हैं, राइट। हमने कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में ट्राई करो, जो ये फॉर्मूलाज है और यूनिट है इनको स्ट्रॉन्ग करो। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं ना तो आराम से न्यूमेरिकल्स या जो भी उन्होंने क्वेश्चन घुमाए हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन आपका जो वर्क डन है, मतलब पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला ये बन गया आपके पास, ठीक है। पहले इसकी ऐसे यूनिट की बात कर लेते हैं, फिर जाते हैं उस जो आपको मोस्टली पेपर में आता है, ठीक है। ऐसे यूनिट, तो जो ऐसे यूनिट होती है पोटेंशियल की वो तो होती है हमारे पास वोल्ट। सिमिलरली इसमें भी डिवाइस आती हैं कि डिवाइस किससे इसको मेजर करते हैं, तो इसको मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से, ठीक है। किससे मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर से। अब इसकी यूनिट बनाना चाहें अगर हम, देखो यूनिट तो इसकी वोल्ट है, तो कई बार हो सकता है कि 1 वोल्ट किसके इक्वल है, वर्क डन है। वर्क डन की यूनिट पता है, वर्क डन हम करेंगे वर्क पावर एनर्जी चैप्टर, बट फिलहाल के लिए याद रखो जाउल। वर्क डन की यूनिट क्या है, जाउल। चार्ज की तो हम अभी करके आए हैं, वो क्या थी, कुलम। तो क्या यूनिट बन गई, जाउल पर कुलम। तो वोल्ट जो है जाउल पर कुलम के इक्वल भी होता है, ठीक है। आपको क्या कर देंगे, वो यहाँ पे लिख देंगे 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जाउल पर कुलम, या फिर कर देंगे 1 जाउल पर मीटर, 1 जाउल मीटर, 1 जाउल कुलम, ऐसे ऑप्शंस में दे देंगे। तो बताओ क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या है, 1 जाउल पर कुलम। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं फ्रेम, HP टैट के पेपर में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि जो जैसे ये जो यूनिट्स है ना, मतलब जिनकी यूनिट साइंटिस्ट के नाम से दी गई हैं, ठीक है। जैसे फोर्स की यूनिट है आपके पास न्यूटन है, ठीक है। अभी हमने एम्पियर करा, अभी ये वोल्ट है, आगे जाउल एनर्जी की यूनिट आएगी, पावर की यूनिट वॉट आएगी। तो ऐसी जो यूनिट जिनको साइंटिस्ट का नाम दिया गया है ना, उनकी यूनिट्स को वो हमेशा पूछते हैं कि वो किसके इक्वल होगा। तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा, उसके फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये हो गया आपके पास इसकी यूनिट के बारे में। जाउल पर कुलम भी इसी की यूनिट है, तो दोनों को साथ में लिख लेना। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन ये जो है कैसे, देखो ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ था कि जो वर्क ऐसे पोटेंशियल ऐसे करके क्या क्यों हमारे पास आई इंटू में टी नहीं होता है। हमने अभी देखा था करंट इज इक्वल टू क्यू इंटू में टी, तो क्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, आई टी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इसकी जगह मैं ये भी पुट कर सकती हूँ। क्वेश्चन पता क्या फ्रेम हुआ था कि जो वर्क डन है वो पोटेंशियल इंटू में करंट इंटू में टाइम इसके इक्वल है। और भी कर देंगे, वो पोटेंशियल इंटू में चार्ज इंटू में टाइम इसके इक्वल है। या फिर कुछ भी मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे यहाँ पे,
वर्क डन इनटू में आई करके ऐसे लिख देंगे, तो कुछ भी मतलब कुछ भी फॉर्मूलाज बना सकते हैं। तो आप यहाँ से रीअरेंज करके फॉर्मूला बनाओगे ऐसे, तो इसका राइट आंसर आएगा कि जो वर्क डन है वो पोटेंशियल इनटू में करंट इनटू में टाइम के इक्वल होता है। न्यूमेरिकल भी आ जाता है ये कई बार ऐसे, तो यहाँ से आप क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो। ये आई थिंक सो 22 में पेपर हुआ था, 23 में पेपर हुआ था, उससे पहले 18 में पेपर हुआ था, वहाँ पे ऐसा ये घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसी भी वे में पूछ सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने वर्क डन की बात करी, यहाँ से वो करंट भी पूछ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से वो करंट भी पूछ सकते हैं। जब भी आपके साथ करंट और वोल्टेज के साथ वर्क डन आ रहा है तो यही फॉर्मूला होगा वो, ठीक है, यही फॉर्मूला होगा, इसको रीअरेंज करके दिया गया होगा। और ये इनका HP टेट वालों का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से लिखो, कैसे रीअरेंज। यहाँ से करंट क्या आ सकता है, करंट ऐसे आ सकता है वर्क डन पोटेंशियल इनटू में टाइम, ठीक है। तो ये करंट का फॉर्मूला बन गया यहाँ से, तो ये करंट का फॉर्मूला। तो ऐसे किसी भी वे में वो पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये था आपके पास पोटेंशियल के बारे में। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखो यहाँ से हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम चार्ज पासिंग थ्रू। क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb charge is given to each coulomb charge passing through 6 volt battery, पूछा क्या गया है, एनर्जी, चार्ज की बात की गई है, वोल्टेज दे रखा है। तो एनर्जी, चार्ज, वोल्टेज, यूनिट क्या क्या रिलेशन है तीनों में। आप बोलोगे यहाँ तो वर्क डन है, मैंने क्या बोला, वर्क डन और एनर्जी जो है ना, वर्क डन याद रखना, वर्क डन और एनर्जी एक दूसरे के इक्वलेंट है ये। तो यहाँ से हमें पता है पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो पोटेंशियल हमारा एनर्जी इंटू में अपॉन में चार्ज भी हो जाएगा। यहाँ से अगर हम एनर्जी निकालेंगे पोटेंशियल इंटू में चार्ज, तो पोटेंशियल तो हमें 6 दे रखा है, चार्ज बोला गया ईच मतलब 1, तो हमारे पास एनर्जी क्या आ गई 6 जूल, ठीक है। कितना इजी सा क्वेश्चन है, बट उसके लिए आपको ये इसका फॉर्मूले का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट लॉ की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका ओम्स लॉ। नेक्स्ट इज योर ओम्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ओम्स लॉ। तो ये लॉ क्या बोलता है, ठीक है। मैं थियोरेटिकली चीज़ों में नहीं जाती हूँ, क्योंकि थियोरेटिकली आपको चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिकली जितना थ्योरी की ज़रूरत होती है वह साथ में बता दूँगी, और बाकी आपको क्वेश्चन से आइडिया लग ही जाएगा। जैसे ही चैप्टर ओवर होता है तो मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर करवाती हूँ आपको, ठीक है, ताकि साथ ही साथ आपकी हर एक चैप्टर की प्रिपरेशन होती जाए। बीच में मैं क्या करूँगी, कंबाइंड चैप्टर की जो आपके लिए एक्सरसाइज वो भी लेके आऊँगी, मतलब क्वेश्चंस ले आऊँगी, ठीक है। तो क्योंकि जब हम एक एक चैप्टर करते हैं वो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, जब हमारे पास 3-4 चैप्टर आते हैं तब कन्फ्यूजन होनी स्टार्ट होती है। एक एक चैप्टर तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम 3-3, 4-4 चैप्टर कर लेंगे हर एक सब्जेक्ट के, तो कंबाइंड असाइनमेंट्स भी होगी आपके लिए, ठीक है। तो ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जो मान लो कोई कंडक्टर है आपके पास, लेट्स से ये कंडक्टर है, ठीक है, ये इसके एंड है, तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट की, कि ये पोटेंशियल इन दोनों के एंड्स में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिपेंड करता है करंट पे। जितना ज़्यादा करंट उतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये बोलता है वो। तो जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो आता है कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं आर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आर। ये आर, इसका नाम पड़ता है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्ट वर्ड आ रहा है, जिसका मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है। रेजिस्ट वर्ड आ रहा है ना, रोकना। भी किसको रोक रहा है, रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी virtue of which to resist the flow of charge, to resist the flow of charge। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है, मतलब को चार्ज को फ्लो होने से रोक रहा है, चार्ज को फ्लो होने से रोक रहा है। मतलब क्या हुआ यहाँ से, अगर देखो, अगर मैं यहाँ से करंट निकालना चाहूँ
तो V अपॉन में R है, विच मीन्स करंट और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस करेंगे करंट क्या जाएगा उतना कम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस नाम ही है। रेजिस्ट किसको रोकना है, फ्लो कौन हो रहा है, करंट। करंट मतलब चार्ज हो रहा है, तो करंट को रोकने वाली जो प्रॉपर्टी है दैट इज योर रेजिस्टेंस। वो क्या है आपके पास, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से रोकती है। तो जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ में रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी हमारे पास, करंट उतना कम जाएगा। जितना कम रेजिस्टेंस करंट उतना ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बाकी ये रेजिस्टेंस जो है ओम्स लॉ के कांस्टेंट से आया है। तो अगर हम इसकी ऐसे यूनिट की बात करें, ऐसे यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे यूनिट इसकी ओम ही आ जाएगी, ओम, जिसका सिंबल होता है लाइक दिस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के बारे में है। अब ना आपके प्रीवियस ईयर पेपर में ना क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, क्या आया हुआ था कि आपको दिया गया था कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम है, रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू वेरी लो है। तो आपको बताना वो किस टाइप का मटेरियल है। वो कंडक्टर होगा, वो इंसुलेटर होगा, वो सेमीकंडक्टर होगा, या नन ऑफ दिस, या ऑल ऑफ द अबव, ऐसे करके फोर्थ ऑप्शन होगी। नाउ इसका आंसर आप तभी कर पाओगे अगर आपको आइडिया व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर। ठीक है, आई थिंक सो होगा, आइडिया नहीं है तो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। 3 चीज़ें हमारे पास, थोड़ा सा ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है हमारे पास। कंडक्टर नाम ही सजेस्ट कर रहा है इसका, तो इंसुलेटर, थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, देखो कंडक्टर क्या है, कंडक्टर इज दैट डिवाइस दैट अलोज टू पास थ्रू द, अलो, जो अलो करता है करंट को खुद में से। ठीक है, मतलब कि ऐसी डिवाइस जिसमें से करंट क्या कर जाता है, हम बोल सकते हैं करंट फ्लो कर जाता है। ठीक है, मतलब फ्लो कर जाता है। इंसुलेटर, डू नॉट पास, इसमें से मीडिएटर सा है ये। ठीक है, मतलब इन बिटवीन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अब आइडिया लगाओ, अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ऐसी डिवाइस है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट अगर फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, हाई है लो, तो करंट और रेजिस्टेंस तो इन्वर्सली है, तो वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो। तो ऐसी डिवाइस जिसमें करंट की वैल्यू बहुत ही कम हो, सॉरी करंट मतलब कि इजीली, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम हो, वो हमारा कंडक्टर होता है। अब इसमें से पास ही नहीं कर रहा है करंट, करंट पास नहीं कर रहा है, विच मीन्स इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा वेरी हाई। क्या होगा, वेरी हाई। ये इन बिटवीन सा है, इसमें हम बोल सकते हैं लो, नॉट वेरी लो, लो बोल सकते हैं कि होगा, तो होगा, ज़्यादा कम नहीं बट होगा, ना ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा है, ना ही बहुत ही कम है, बिटवीन सा है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको एक बार पेपर में फ्रेम हुआ है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आया था आपके पास ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ का तो हो गया। अब हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस आया ना, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है वो, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी और रजिस्टर इज अ डिवाइस। रजिस्टर इज अ डिवाइस मतलब जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसका सिंबल होता है ऐसा। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अब ना एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, वही आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, कि लाइक आपके पास कोई कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है हमारे पास, तो हम बोलेंगे कि जो रेजिस्टेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके एरिया के। लाइक ये एक वायर है और एक ये वायर है हमारे पास, तो अगर हम बोलेंगे इसका एरिया जो है वो कम है, इसका एरिया जो है वो ज़्यादा है, तो अगर ऐसा है तो इसकी रेजिस्टेंस लो होगी, इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी, क्योंकि एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, कॉन्स्टेंट आता है यहाँ पे, दिस proportionality constant is known as a resistivity, is known as a resistivity is known as a resistivity। तो इस resistivity को अगर मैं निकालूँ, इसको इसी तरफ रहने दूँ, ये डिवाइड में है, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास resistivity का फॉर्मूला आया। ये क्या आया हमारे पास,
रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर मैं इसकी ऐसे यूनिट बनाऊँ, ऐसे यूनिट बनाएं अगर हम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, मीटर से ये कैंसिल तो ओम मीटर, यूनिट क्या आई इसकी ओम मीटर। इनको भी याद रखना, यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम यहाँ से देखें ना कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे, मतलब कैसी प्रॉपर्टीज़ है नेचर पे। ये क्वेश्चन अभी अभी रिसेंट जो पेपर हुआ है उसमें आया हुआ था कि रेजिस्टेंस जो है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस फैक्टर्स। ठीक है, तो हमारे पास हम बोल रहे हैं नेचर ऑफ द कंडक्टर भी डिपेंड करता है, नेचर पे, टेम्परेचर पे और साइज पे, इन सभी पे डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, नेचर पे तो करता ही है, लेंथ, एरिया, देन साइज पे भी डिपेंड करता है। अब बात आती है रेजिस्टिविटी की। ठीक है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जिसको हमने ऐसे रो से डोनेट करता है। तो अगर इसकी डिपेंडेंस पूछी जाए ना कि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसका जो आंसर है वो ओनली टेम्परेचर होगा। अगर सब कुछ लिखा होगा इसका आंसर टेम्परेचर ही होगा। ये मेनली टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करती है हमारी जो रेजिस्टिविटी है। ठीक है, अब ना ये रेजिस्टिविटी है, एक होती है कंडक्टिविटी, एक क्या होती है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी का बिल्कुल उल्टा, सिग्मा से डोनेट करते हैं। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू आर ए एल। अगर हमें कंडक्टिविटी निकालनी है ना, इसका रेसिप्रोकल कर दो, एल ऊपर आ जाएगा, आर ए नीचे आ जाएगा, तो 1 में रो, ये सिग्मा कंडक्टिविटी, ये हमारे पास है 1 में आर, और ये एल ए तो एज इट इज, तो 1 में आर। रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा जो है वो हमारे पास क्या आता है, कंडक्टेंस आता है। इसको हम जी से डोनेट कर देते हैं, एल अपॉन में ए, तो ये भी इसका फॉर्मूला है। इन जनरल अगर हम देखना चाहिए ना, यहाँ फॉर्मूले का तो नहीं है कि हम देखते हैं रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हमने ये देखना है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि क्वेश्चन आपको रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का आया हुआ है। कैसा क्वेश्चन है, वो मटेरियल के ऊपर ही है। हमारे पास जनरली 3 तरह के मटेरियल होते हैं, मेटल्स, वही इंसुलेटर, कंडक्टर को मेटल भी बोल देते हैं क्योंकि वो मेटल्स ही होती है, और तीसरा कौन सा था, सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास मान लो ये कंडक्टिविटी होगी, ये रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर के साथ रिलेशन बताना है, राइट। कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज, तो इन पे क्या फैक्टर पड़ता है, फैक्ट पड़ता है। मेटल्स को देखना, ध्यान से देखना, मेटल्स है हमारे पास, इनमें ना 2 तरह के बैंड होते हैं, एक कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है। कंडक्टिविटी तब होती है जब यहाँ से कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करते हैं, क्योंकि इनमें बिल्कुल भी गैप नहीं है, हमारे पास बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली जंप करते हैं, ईजिली जंप करते हैं, इसलिए मेटल जो है वो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को। अब हमने टेम्परेचर करा है इंक्रीज, ठीक है, तो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मेटल्स की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ना वो और ज़्यादा फास्ट मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से उनमें होती है कोलिजन, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो कोलिजन होने की वजह से वो दूर दूर जाते हैं, तो यहाँ पे रिपल्शन आ जाती है, क्या आ जाती है, रिपल्शन। तो अगर रिपल्शन आ गई तो क्या इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुई, रिपल्शन, रिपल्शन हुई, तो हम बोल सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। कंडक्टिविटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज करके विच मीन्स रेजिस्टिविटी क्या करगी, इंक्रीज। क्वेश्चन जनरली कंडक्टिविटी के ऊपर आता है आपको, मेटल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम ये सोचते हैं कि कंडक्टर है, हीट अप करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी और ज़्यादा होगी, नो, मेटल्स में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा करने से इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होती है, तो रिपल्शन की वजह से क्या हो जाता है हमारे पास, वो जंप नहीं कर पाते, तो जंप नहीं करेंगे तो कंडक्टिविटी नीचे जाएगी, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करगी, तो रेजिस्टिविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तो इस पे एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब इसकी चाहे टेम्परेचर इंक्रीज करो डिक्रीज करो सेम ही रहती है, उसको एज सच कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इंसुलेटर पे, मेनली इसका और इसका सेमीकंडक्टर का। अब जो सेमीकंडक्टर है ना उसमें अगर हम बात करें, देखो सेमीकंडक्टर में क्या होता है हमारे पास,
कि इसके अगर हम ये बैंड वाला बनाए ना, बैंड थ्योरी से देखें, यहाँ पे इसमें ना बहुत ज़्यादा गैप होता है इंसुलेटर में, बहुत ज़्यादा, ग्रेटर देन आई थिंक सो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तब भी जंप नहीं कर पाते। इसमें जो है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मतलब ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वे उस बैरियर को क्रॉस कर सके, ठीक है, उस बैरियर को क्रॉस कर सके। पर जैसे हम इलेक्ट्रॉन की टेम्परेचर देते हैं, तो मैंने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज करी, तो एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से उनमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि उस बैरियर को क्रॉस कर देते हैं। तो अगर उसने उस बैरियर को क्रॉस कर दिया तो वो वैलेंस बैंड में पहुंच गए, तो वहाँ पे कंडक्टेंस, जो हम कंडक्टिविटी बोलेंगे, वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज, और रेजिस्टिविटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है, वो कौन सा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो वो है सेमीकंडक्टर। वो कौन सा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है विद राइज इन टेम्परेचर, वो है हमारे पास मेटल। ऐसे रेजिस्टिविटी के साथ भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेटल की रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, सेमीकंडक्टर की कम हो रही है आपके पास, ठीक है। तो ये रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, तो इसको भी आपने अच्छे से नोट डाउन करके रख लेना है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अब हम चलते हैं अपना, जो मैंने क्वेश्चन साइड में बनाए हुए हैं, रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टर्स को जब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो कैसे हम इक्वलिंग रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलो फिर, तो रेजिस्टर मतलब कि कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रेजिस्टर्स, यहाँ लिख सकते हो कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है, मैंने शॉर्ट में कर दिया। दो तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, एक सीरीज, ये रेजिस्टर है हमारे पास, ध्यान से समझना, इसमें एक छोटी छोटी सी चीज़ें अगर वो समझ में आ जाएंगी ना फिर तो इजी रहेगा, ठीक है। दूसरा भी साथ ही में कर लेते हैं ताकि, तो ये है हमारे पास, ये पैरेलल हो गया ना इसके इसके, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये हमारे पास है पैरेलल, और ये कौन सा हमारा सीरीज। अब ध्यान से देखना, एक चीज़ मैं बताने वाली हूँ यहाँ पे, बट इसको शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे लर्न कर सकते हो वो भी मैं बता दूंगी, क्योंकि मैं इसके मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में नहीं जा रही हूँ, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ से हमारे पास करंट आया, करंट आया, तो मतलब मान लो ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपके पास R3 है, ठीक है, R1 है, R2 है, R3, यहाँ करंट गया, तो मान लो यहाँ से आई, तो इसमें आई गया, इसमें भी आई गया, इसमें भी आई गया, क्या कोई भी करंट को वे मिला अलग अलग होने का, नहीं। तो यहाँ से हम ना एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ना उसमें करंट क्या है, सेम, करंट क्या है, सेम। तो अगर करंट सेम है ना तो उसमें वोल्टेज क्या होगी, डिफरेंट, वोल्टेज या पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल, उसको वोल्टेज भी बोल देते हैं, पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज, क्योंकि एक चीज़ सेम है तो दूसरी चीज़ इसमें डिफरेंट जाएगी, राइट। तो अब हमारे पास ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो पैरेलल में क्या है, यहाँ से करंट जा रहा है, देखो अब इस करंट के पास 3 वे है जाने के लिए, तो यहाँ I1 चला गया, यहाँ पे I2 चला गया, यहाँ पे I3, तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट क्या है हमारा, डिफरेंट, करंट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में यूज़ होगा, इसलिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज़ मैंने डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देना था, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो ये मैंने न्यूमेरिकल्स बनाए हैं, ये कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल है, अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं जून 24 तक कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल आपको नहीं हुआ है, बट आया है मतलब, बट जो नवंबर का पेपर हुआ है तो उसमें ये जो मैंने ये वाला लिया हुआ है
ये आपके पेपर में आया हुआ था। तो अगर अभी नवंबर में आया तो कैसा भी क्वेश्चन आपको फ्रेम हो सकता है, तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़े से कॉम्प्लेक्स का भी, ठीक है। तो हमारे पास क्या बोल रही थी मैं, करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या हो जाएगी, सेम, ठीक है, वोल्टेज हो जाएगी सेम, यानी कि इसकी अगर वी वोल्टेज है, इसकी भी वी, इसकी भी वी, इसमें करंट सेम है, इनकी वोल्टेज अलग 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 हो जाएगी ऐसे। एक और चीज़, हमारे जो घर में पावर सप्लाई आती है, ठीक है, वो कौन से कॉम्बिनेशन में होती है, पैरेलल में, ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। घर में जो कॉम्बिनेशन आता है वो कौन सा है, उसमें कौन सी पावर सप्लाई है हमारे पास, पैरेलल, ठीक है। क्योंकि हर एक अप्लायंसेस को क्या है हमारे पास अलग अलग करंट की, छोटा है तो कम करंट चाहिए, बड़े अप्लायंसेस लाइक एसी, रेफ्रिजरेटर, तो उनको ज़्यादा करंट चाहिए, तो करंट अलग अलग चाहिए ना, तो करंट अलग अलग चाहिए, तो कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, पैरेलल बन सकता है ये क्वेश्चन। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम है, वोल्टेज करंट डिफरेंट सिमिलरली फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमें रजिस्टर की वैल्यू के लिए, कि अगर हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, आर इक्विवेलेंट, देखो एस फॉर सीरीज, इसको कैसे लर्न करोगे, एस फॉर सीरीज, एस फॉर सिंपली एडिशन, जितने भी रजिस्टर है उसको सिंपली ऐड कर दो, यानी कि R1 प्लस में R2 प्लस में R3 अप टू जितने भी होंगे RN, तो ये हमारे पास सीरीज में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन जाएगा, एस फॉर सीरीज, एस फॉर सिंपल, ऐसे लर्न कर लीजिएगा इसके लिए, ठीक है। मैथमेटिकली मैं नहीं करवा रही हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट मतलब रेसिप्रोकल में 1 में R1, 1 में R2 प्लस में 1 में R3, ऐसे करके 1 में RN, तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। अब ना यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इफ़ इन केस आर 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 ये इक्वल है, मतलब आर प्लस में आर हो, तो हमें सभी को प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा आर इक्वलेंट आता है ना, आर इक्वलेंट, वो एन आर के इक्वल आता है। लाइक हमारे पास एन आर का मतलब है कि आपको ये 3 रजिस्टर दिए गए हैं, इसकी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है। तो अगर हम सिंपली आर इक्वलेंट निकालेंगे तो 3 प्लस में 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 9। और अगर हम ऐसे भी निकालेंगे एन आर, एन मतलब कि नंबर ऑफ रजिस्टर कितने हैं 3, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 3 9, तब भी वही आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, एन आर, कि अगर हमारे पास इक्विवेलेंट रजिस्टर है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो हमारे पास एन आर, रेदर देन उनको सभी को प्लस करने की। इसमें क्या होता है इसकी जो आर इक्विवेलेंट आती है, तो वो हमारे पास फॉर्मूला बनता है आर अपॉन में एन। वो क्या बनता है, आर अपॉन में एन। जैसे कि लेट्स से कि हमारे पास है 1/4 प्लस 1/4, 5 रजिस्टर है, 1/4, 1/4, 1/4, तो इसका निकालेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 + 1 1 5 टाइम 1 1 5, तो 5/4, तो 5/4 ये तो 1 में आर इक्विवेलेंट आया ना, हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट। तो वो क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल 4/5, तो 4 हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू थी और 5 हमारे पास रेजिस्टर थे, तो क्या फॉर्मूला बन गया, आर अपॉन में एन। तो ये जनरल फॉर्मूला है हमारे पास, आर अपॉन में एन, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया, सीरीज़ में सिंपली ऐड करोगे, और उसमें पर पैरेलल वाले में कैसे ऐड करोगे, अपना हम बोल सकते हैं रेसिप्रोकल में सीधा, अगर सेम वैल्यू तो एन आर करके, इसमें आर अपॉन में एन करके, उसमें एन आर से, यहाँ पे एन को आर से मल्टीप्लाई, यहाँ पे एन को आर से डिवाइड करना है। एक में मल्टीप्लाई क्योंकि सिंपली वाला, तो उसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा। एक और कि अगर हमारे पास मतलब 4, मान लो 4 रजिस्टर है, तो हमें मैक्सिमम करंट चाहिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो हमें कॉम्बिनेशन कौन सा रखना पड़ता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और अगर हम चाहते हैं कि हमें मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, मिनिमम रेजिस्टेंस, तो मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमारा कॉम्बिनेशन कौन सा रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कौन से कॉम्बिनेशन में ज़्यादा करंट होता है और कौन से कॉम्बिनेशन में कम कम। जैसे आई होप आपने ये लिख लिया होगा। देखो इसमें इंपॉर्टेंट, अगर हम देखें इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, बाकी ये आप अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख भी सकते हो, लिखना है तो ये लिख सकते हो, ये शॉर्ट फॉर्म के लिए। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है सीरीज़, और क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर वो वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं कॉम्प्लेक्सिव क्वेश्चन, तो वहाँ पर हम इन चीज़ों का यूज़ करके पता करेंगे कि वो सीरीज़ में है या फिर पैरेलल में है, ठीक है। अब एक छोटा सा पहले सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं, फिर जाते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स के ऊपर।
लेट्स से आपके पास ये दे रखा है कि आपके पास है 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, ये 3 रजिस्टर है, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम करंट फाइंड करना है। तो बताओ फॉर मिनिमम मैंने क्या बोला था कि जब भी हमें मिनिमम में है तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट कैसे आएगा, 1/1 करके, 1/2 करके, 1/4 करके, एलसीएम आ जाएगा 4, 4 to 1, 6, 7/4। तो रेसिप्रोकल करेंगे 4/7 करके 0.5 आ जाएगा ओम। ठीक है, अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो सभी को प्लस कर दो, 3 और 4 7 ओम ऐसे। ठीक है, ये मैं मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रही हूँ। अब देखो जो बिल्कुल ही नॉर्मल से क्वेश्चन है, 10th तक के लेवल के थे जो क्वेश्चन जो अभी तक पेपर्स में आते थे, वो तो बिल्कुल ही नॉर्मल से जैसे ऐसे सिंपल दे देंगे आपको, ऐसे है ना, ऐसे दे दी, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 4 ओम, 5 ओम, यहाँ पे दे रखी है 6 ओम। तो बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल में क्या हो जाएगी, 1/4, 1/5 एंड देन 1/6। तो एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 465, 2 पे जाएगा 2, 3, 5, देन 2 पे, देन 3 पे 4, 4, 3, 5, 15 for 60। यहाँ क्या आ जाएगा 15, यहाँ पे 12, यहाँ पे 10, प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 7, 37/60, रेसिप्रोकल करेंगे 60/37 ओम। बाकी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। तो ये तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इसमें तो इतना मतलब जो नॉर्मल से क्वेश्चन है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बाकी जब हम पीवाई क्यू करेंगे वहाँ पे मैं बता दूंगी कैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अब मेन बात आती है इन वाले क्वेश्चंस पे, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो पहले ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं हम, ठीक है, सेकेंड वाला, उसके बाद जाते हैं उस पर। हमें क्या दे रखा है, ऐसे कुछ ऐसे, ऐसे दे रखा है ना, ऐसे यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है, वैल्यू दे रखी है 2, 4, 2, 4। तो हमें बताना है कि ये किस कॉम्बिनेशन में है। तो अभी ना तो हमें सीरीज में लग रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ना ही पैरेलल में। हम सोचेंगे लेट्स से यहाँ से करंट गया यहाँ से करंट, तो करंट को 2 वे में ले जाने के लिए मान लो यहाँ I1 करंट चला गया, यहाँ पे I2, तो I1 करंट यहाँ भी है, यहाँ से I1 करंट इसमें भी आ रहा है। तो यानी कि इन दोनों में, ऊपर वालों में, दोनों में कौन सा करंट है, I1 सेम करंट है। तो इन दोनों में सेम करंट है, करंट क्या है, सेम। ठीक है, दोनों में करंट सेम है, विच मीन्स ये दोनों कौन सी सीरीज में है, ये हमारे पास सॉरी मतलब कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में। तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, दोनों सीरीज में, एज पर सीरीज एज पर सिंपल, तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगी। तो इनका कितना आ जाएगा, 2 प्लस में 4 करेंगे 6। तो इससे मैंने एक रजिस्टर बना दिया 6 ओम का। सिमिलरली यहाँ देखो I2 यहाँ गया तो I2 ही यहाँ गया होगा। तो ये जो नीचे वाले हैं दोनों, ये भी क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इनका जो आया वो भी कितना आ गया 6। यहाँ पे हमारा ए और बी आया, तो इन दोनों का भी क्या आ गया 6। अब ये दोनों आ गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 6/2 करके कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो 1/6, 1/6 सेम वैसे आएगा 6/2, हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 6/2 करके 3 ओम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसको देख के कॉम्प्लिकेशंस की ये कैसा है आपको जज करना है। वो कैसे जज करोगे, आपको करंट लेना पड़ेगा। तो करंट जिन जिन में से सेम जा रहा है वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। जहाँ में डिफरेंट हो जाएगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे दोनों में डिफरेंट करंट था। तो ये नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन में था, तो ये आया ना यहाँ पे जाके पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रायंगल वाला है जो, सभी में 10-10 है शायद। लेट्स से यहाँ से कोई करंट आ रहा है ना, ऐसे बताएं यहाँ से।
अब यहाँ से देखो, मान लो यहाँ से करंट आया होगा, यहाँ गया करंट, यहाँ गया, तो जितना करंट यहाँ गया होना, इसमें मान लो I1 गया, तो इसमें भी तो उतना ही करंट गया, क्योंकि करंट को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कोई वे नहीं बचा, विच मीन्स ये दोनों कॉम्बिनेशन कौन से उसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में 10-10 सिंपली ऐड होकर एक रेजिस्टर बन जाएगा जो कि 20 ओम का है। उसके बाद ये देखो, ये रेजिस्टर है हमारे पास, ये पहले से पड़ा हुआ है ऐसे, ये दोनों ऐसे, और फिर ये दोनों ऐसे, ठीक है, ऐसे हो गया। ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में चलेंगे, दीज टू आर इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जा चुके हैं तो हमारे पास क्या होगा, इनको रेसिप्रोकल में ऐड करना पड़ेगा। 120 110 एलसीएम तो 20 आ जाएगा, 1 प्लस में 2 आ जाएगा, 3 अपॉन में 20 करेंगे, 20 अपॉन में 3 आ जाएगा, 6 पॉइंट में 6 आ गया। तो इन तीनों से एक बन गया। अब हमारा ऐसे करके यहाँ पे एक आ गया, और यहाँ पे नीचे एक, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6.6 और यहाँ पे 10। अभी तीनों किस कॉम्बिनेशन में चलेंगे, सीरीज़ में, तो प्लस कर दो, 20 प्लस में 6.6 कितना आ जाएगा, 26 पॉइंट में 6 ओम आ जाएगा इसका राइट आंसर। जस्ट अ सेकेंड, मेरे को आंसर चेक करने दो। हाँ ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। तो 26 पॉइंट में 6 होगा, तो हम ऐसे ले लेंगे। तो हम देखो कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो जो करंट की डायरेक्शन से, करंट की डायरेक्शन, करंट सेम है तो सीरीज़ में नहीं होगा तो पैरेलल में, जो जो सीरीज़ में उनको सॉल्व करते जाओ, उनसे एक बनाते जाओ, फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखो किस कॉम्बिनेशन में जा रहा है, देन सॉल्व हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स पार्ट पे चलते हैं। ये थोड़ा सा ईजी था पार्ट, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे इससे थोड़े कॉम्प्लेक्स जो हैं वो हमारे पास, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज और किर्चॉफ्स लॉ के, वो आई थिंक सो टीजीटी लेवल के हैं, ठीक है, वो किसके हैं, टीजीटी लेवल के, तो उसमें आएंगे। इसमें इतना ही लेवल रहेगा जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। यहाँ पे 2R दे रखा है, यहाँ पे भी 2R दे रखा है, यहाँ पे भी 2R। अब ये नहीं पता चल रहा है हमें किस किस कॉम्बिनेशन में है। देखो ये पॉइंट है हमारे पास, ए पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट है, यहाँ से ये कौन सा पॉइंट गया है, डी। तो क्या ए और डी में कोई रजिस्टर है, नहीं है, तो हम ए और डी को इकट्ठा लिख देते हैं कि ए और डी पॉइंट है। मैं थोड़ा नीचे बनाती हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना है हमें। ए और डी में कोई भी रजिस्टर नहीं है, तो ए और डी को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, पॉइंट्स को लिख लिया इकट्ठा। उसके बाद ये देखो बी पॉइंट है ना, यहाँ पे ये बी है, मतलब ये बी, यहाँ पे ये सी पॉइंट है, क्या बी और सी में है, तो बी और सी भी नहीं है, तो बी और सी को भी हम इकट्ठा लेते हैं। अब देखो ये जो रजिस्टर लगा हुआ है ए और सी के बीच में, ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में लगा हुआ है रजिस्टर, तो मैं ऐसे ऊपर लेगी इसको, ऐसे ए और सी के बीच में रजिस्टर हो गया ये वाला। जो ये रजिस्टर है ये सी और डी के, तो सी और डी भी तो यही है, ये सी है ये डी है, तो ये इन दोनों के बीच में लगा हुआ है ऐसे। उसके बाद जो ये रजिस्टर बना, ये हमारे पास डी और बी के बीच में, तो बी ए या डी ए है, तो ये हमारा ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे 2R, यहाँ पे 2R और यहाँ पे 2R, कौन सा कॉम्बिनेशन है ये, पैरेलल। देखो कितना कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, पर बच्चे जिनको नहीं आइडिया वो सोचेंगे सीरीज में है, सीधा जा रहा है तो सीरीज में है। नो, दिस इज नॉट इन अ सीरीज, इट इज इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों सेम है, तो हम कैसे निकालेंगे, 2R अपॉन में 3 करके आ जाएगा, यानी कि 2 अपॉन में 3 R इज़ द राइट आंसर। बाकी जितनी भी R की वैल्यू होगी, क्योंकि R अपॉन में n ही करते हैं ना हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो R की वैल्यू 2R अपॉन में n। बाकी रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो, वहाँ से आपका टाइम बचेगा, ठीक है, वो कैलकुलेशंस में। इसीलिए मैंने बोला था वो इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ऐसा नहीं आया है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, क्वेश्चन आपको सर्कल वाला आया हुआ है, ठीक है। चलते हैं फिर उसी के ऊपर। ड्राइंग थोड़ी मेरी ऐसी है। मतलब ये सर्कल है ना,
यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे सर्कल में कहीं पे बी पॉइंट, ऐसे। तो रेजिस्टेंस फाइंड करना है हमें इसी ए और बी के बीच में, इसी ए और बी के बीच में, ठीक है। तो ये जो जहाँ जंक्शन पॉइंट है इसको हम ओ मान लेते हैं, ठीक है। ए बी, तो हमने यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे कहीं हमने बी लिया, बीच में इनके ओ पॉइंट है, बीच में इनके ओ पॉइंट है। अब देखो ये ए रहा और ये ओ रहा, ए और ओ के बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो लगा दो ऐसे, ए और ओ के बीच में एक रजिस्टर, ठीक है। ए और ओ के बीच में एक रजिस्टर हो गया ना, तो ए और बी के बीच में, ए और बी में कोई कॉम्बिनेशन नहीं। अब ये वाला रजिस्टर देखो किसके बीच में है, बी और ओ के बीच में, बी यहाँ है ओ यहाँ है, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे करके ऐसे लगा दिया। अब जो ये वाला रजिस्टर है, ये जो रजिस्टर है, ये वाला, ये जो जा रहा है यहाँ से, ये भी तो हम यही बोल सकते हैं कि बी और ओ के बीच में है। देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन तो बी और ओ ही है, तो ये जो नेक्स्ट है वो भी किसके बीच में चला गया, बी और ओ के। उसके बाद जो ये वाला बचा, देखो ये बी है, यहाँ से अगर हम जाएँ तो ये भी तो बी और ओ के बीच में ही है, तो ये थर्ड वन भी किसके बीच में लगा हुआ है, बी और ओ के बीच में, ऐसे हैं ये, ठीक है। तो ये आर दे रखा है, ये भी आर दे रखा है, ये भी आर दे, तो ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये तो आर है ही है, यहाँ से ये आर बच गया, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल करके कितना आएगा इनका, आर अपॉन में 3। ये अब ये सीरीज में होगा, सिंपली ऐड कर दो इनको, आर प्लस में आर अपॉन में 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3r प्लस में आर अपॉन में 3 करके 4r अपॉन में 3। तो दिस इज इक्विवेलेंट हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा होगा। अब जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, वो आपके लिए होमवर्क है, वो क्योंकि इसी से मिलता जुलता है, वो आप खुद से करोगे। इन केस नहीं होता तो इन केस क्या मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करवाऊंगी, पर खुद से ट्राई करना उसको। मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है, इनको ज्वाइन किया गया है, यहाँ पे आपका ओ पॉइंट है, एक बीच में भी है, यहाँ पे 30 है और इनकी वैल्यूज़ दे रखी है, ठीक है। ये 8 है, ये 6 है और ये 3 है। इनका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल में ऐसे ही क्वेश्चन आपको फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है अब, जो ये जो बचते हैं दोनों ही, हमारे पास है हीट, ठीक है। हीट, इसमें हीट को कैसे डिफाइन, देखो हीट का मतलब एनर्जी ही है आपके पास, हीट का मतलब क्या है, एनर्जी, और एनर्जी का मतलब क्या है हमारे पास, वर्क डन ही है, ठीक है। तो इन केस आपको करंट वगैरह वोल्टेज वगैरह दे रखी है और आपसे हीट पूछी जाए तो वर्क डन, वर्क डन हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला, W अपॉन में Q। तो अगर मैं यहाँ से वर्क डन को निकालूँ तो वर्क डन क्या आ जाएगा, V इंटू में Q, ठीक है, V इंटू में Q। तो अगर मैं Q की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ, I इज इक्वल टू Q अपॉन में T, तो वैल्यू पुट कर देती हूँ यहाँ से, Q की क्या आ जाएगी, IT। तो वर्क डन क्या आ गया, VIT। तो ये वर्क डन ही हीट है, VIT, ये फॉर्मूला है। और क्या हो सकता है, V की जगह अगर मैं ओम्स लॉ लगा दूँ, IR पुट कर दूँ, IR² T, ये भी हीट का ही फॉर्मूला है। और क्या हो सकता है, आई की जगह वैल्यू पुट करूँगी तो यही बन जाएगा, ये तो बन ही गया है, H इज इक्वल टू VQ, ये तो बना ही हुआ है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं। तो जो भी आपको चीज़ गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको न्यूमेरिकल में, ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, बाकी न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है इसको, कि इनमें से कोई भी चीज़ आपको दे रखी होगी, उससे आपको फाइंड आउट करना होगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट की बात करें, बिकॉज ये हीट है तो हीट की यूनिट तो जाउल ही होती है हमारे पास, हीट की जो यूनिट है वो क्या जाती है आपके पास, जाउल ही जाती है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, 100 जाउल ऑफ ड्यूस, यहाँ लिखा हुआ है 100 जाउल ऑफ हीट, क्योंकि बिल्कुल सीधा सा ही टॉपिक है, इस प्रोड्यूस्ड, या आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूला लर्न करना है फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। 100 जाउल ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड बाय 4 ओम रजिस्टर, फाइंड वोल्टेज, हाँ फाइंड वी हमें फाइंड करनी है। तो हमें हीट दे रखी है, हीट का रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, साथ ही में टाइम की बात करी गई और रेजिस्टेंस की। तो ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, टी वाला फॉर्मूला कौन सा, ये वाला VIT वाला।
तो एच कितनी दे रखी है 100, वी फाइंड करना है हमें, रेजिस्टर दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आई नहीं है हमारे पास, आई नहीं है, हम ये वाला लगा सकते हैं यहाँ से आई स्क्वायर आर टी, ये लगा सकते हैं। यहाँ पे आर है, टी है, एच है, तो हम आई निकाल सकते हैं। तो ये हमें 100 दे रखा है, आई स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दो, आर दे रखा है 4 ईच सेकेंड मतलब 1, तो ये 4 इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा डिवाइड का, आई स्क्वायर 25 आ जाएगा, तो आई तो हमारे पास आ गया 5, तो आई 5 आ गया। अब हमें वोल्टेज निकालनी है, वोल्टेज इज आई आर, दिस इज़ 5 इंटू में 4 करके 20 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास 20 वोल्ट। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, आपको सारी चीज़ें दे रखी होंगी बट आपको इस फॉर्मूले का आइडिया होना चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। अब आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा पावर, ठीक है। वहाँ से भी क्वेश्चन है, इस पावर को हम वर्क पावर एनर्जी में भी करेंगे बट यहाँ पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। टॉपिक है आपका पावर। तो पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पावर इज रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पावर। फिर से वर्ड रेट आया, तो रेट आया मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम जाएगा फॉर्मूले में। तो पावर इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके, वर्क डन के, वर्क डन, या फिर एनर्जी अपॉन में टाइम भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से पावर के आगे हमारे पास एनर्जी अपॉन में टाइम भी हो सकता है, दोनों ही है, एनर्जी अपॉन में टाइम। ऐसे यूनिट की बात करें तो ऐसे यूनिट बनती है इसकी वॉट, वॉट बोलते नहीं है, जो बल्ब है वो इतने वॉट का है तो वो उसकी पावर बताई जाती है, ठीक है। बाकी यहाँ से जाउल पर सेकंड भी बन सकती है, ये दोनों ही इक्विवेलेंट है, जाउल पर सेकंड भी बन सकती है। यहाँ से हमारी एनर्जी, अगर मैं एनर्जी निकालूँ ना, एनर्जी निकालूँ ना, तो एनर्जी क्या बनेगी, यहाँ से ई निकालना है, पावर इंटू में टाइम, तभी ये एक्सप्रेशन कराया गया है क्योंकि ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एनर्जी जो है वो पावर इंटू में टाइम के इक्वल भी होती है, पावर इंटू में टाइम के इक्वल भी होती है। पावर की यूनिट है वोट, टाइम की यूनिट है सेकंड, तो एनर्जी की यूनिट ये भी होती है हमारे पास वोट इंटू में सेकंड। यहाँ से क्वेश्चन आता है कमर्शियल यूनिट का, किसका यूनिट का, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, वैसे तो जाउल है ऐसा ही बट यहाँ पे कमर्शियल है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है किलो वोट आर, किलो वोट आर। हमने देखा कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो कैसे दे रखा है हमें 1 यूनिट, यूनिट्स में होता है ना, कि जैसे हमारे, हम अगर मैं एचपी की बात करूँ, हमारे में है ना कि आपको बोला जाता है कि जो इतनी यूनिट जो है आपकी वो आपको फ्री मिलती है, ज़ीरो बिल आ जाता है आपका, है ना। तो वो यूनिट, ये जो यूनिट है वो किसके इक्वल होती है, दैट इज़ इक्वल टू 1 किलो वोट आर। अब यहाँ से क्वेश्चन पता क्या फॉर्म होता है कि 1 यूनिट इज़ इक्वल टू हाउ मैनी जाउल, तो हमें इसको जाउल में लेके आना पड़ेगा। तो जाउल में कैसे लेके आएंगे, किलो वोट है, इसको वोट में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर है, आर को सेकंड में करना है तो कितना आएगा 36 सेकंड, तो वोट सेकंड, तो ये वोट सेकंड ही क्या है हमारा जाउल, तो मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू में 10⁵ जाउल। पर पेपर में ये ऑप्शन ही नहीं होगा, ये ऑप्शन ही नहीं होगा, वो दे रखता है 3.6, तो 0.6 करना है तो 10 होगा, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इससे तो बन गया 3 पॉइंट में 6, और ये 5 ये है, एक ये है, तो यहाँ आ जाएगा 10⁶ जाउल। तो ये हमारे पास 1 यूनिट, ये हमारी 1 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगी, जाउल के इक्वल, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बाकी इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, कैसे न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें और तो कुछ नहीं बचता है, तो हम यही टॉपिक थे जो डिस्कस करने थे, जो हायर लेवल के, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको सब कुछ। बाकी इनकेस कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।